हेलो, मैं हूं विनय कुमार गुप्ता। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट टू बी नोटेड में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। आज हम सीटेट 2011 में कक्षा 1 से 5 में जो आए हुए बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 30 क्वेश्चन थे वो हम आज चर्चा करेंगे उस पर कि किस प्रकार जो है क्वेश्चन आते हैं सीटेट प्राइमरी लेवल में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली किस ओर संकेत करती है। मतलब किसकी ओर संकेत करती है। जो पाठ्यचर्या शब्दावली है शिक्षा के क्षेत्र में वो किसकी ओर संकेत करती है। ऑप्शन ए है शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। अगला देखते हैं, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। सी है मूल्यांकन प्रक्रिया। डी है कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। सबसे सटीक आंसर जो होगा वो बी होगा, क्योंकि विद्यालय का जो संपूर्ण कार्यक्रम है, प्रतिदिन का जो कार्यक्रम होता है वही हमारा पाठ्यचर्या शब्दावली की ओर संकेत करता है। संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें क्या होता है, विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं कि प्रतिदिन उनका जो कार्यक्रम है कि कौन सी कक्षा होगी, किस टाइम खेलना है। तो ये सभी जो है पाठ्यचर्या प्रतिदिन की जो कार्यक्रम है उसको प्रदर्शित करते हैं, ना कि केवल विषय वस्तु को प्रदर्शित करते हैं। इसीलिए बी ऑप्शन सटीक आंसर है। अब व्याख्या देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है कि औपचारिक शिक्षा या स्कूली शिक्षा में पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम किसी विद्यालय कॉलेज में प्रदान किए जाने वाले पाठ्यक्रमों पाठ्यक्रम संबंधी कार्यों सहित विद्यालय के उन संपूर्ण कार्यों व शैक्षिक सामग्रियों को कहते हैं जिसमें विद्यार्थी क्या करता है, प्रतिदिन अनुभव करते हैं। तो सभी शामिल होते हैं, पाठ्यक्रम भी और पाठ्यक्रम संबंधी कोई कार्यक्रम हो सभी उसमें सम्मिलित होते हैं पाठ्यचर्या में। वर्ष 1918 में पाठ्यचर्या पर प्रथम पुस्तक द क्यूरिकुलम जॉन फ्रैंकलिन बॉबिट द्वारा प्रकाशित की गई थी। तो यहाँ से एक चीज़ निकल के आया कि 1918 में पाठ्यचर्या पर प्रथम पुस्तक किसने प्रकाशित की थी, जॉन फ्रैंकलिन बॉबिट ने, द क्यूरिकुलम। तो ये चीज़ आप यहाँ से याद कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। अगला है क्वेश्चन हमारा, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। ऑप्शन ए है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। क्या खेल पद्धति मुख्यतः किस पर आधारित है, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। इसका सही आंसर यही होगा कि विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। तो इसमें सीटेट में जो क्वेश्चन आते हैं इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि हम ऑप्शन को पहले देखते हैं। ऑप्शन देखने के बाद हम उसमें ये खोजते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन 100% जो सटीक आंसर दे रहा है। कुछ मिलता जुलता चारों ऑप्शन रहते हैं, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा रहता है जो सटीक आंसर रहता है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें विकल्प देखने पर एक पॉजिटिव आंसर मिलता है और 3 ऑप्शन जो रहते हैं वो निगेटिव में रहते हैं। तो वहाँ से ऐसे ही पता चल जाता है कि जो पॉजिटिव आंसर है, पॉजिटिव जो आएगा विकल्प वही सही होता है। या ऐसे हो सकता है कि एक निगेटिव हो और 3 जो है वो पॉजिटिव हो, तो निगेटिव वाला सही होगा। तो इस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं सीटेट में आने वाले क्वेश्चन को। अगला है हमारा, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसमें क्या है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मुख्यतः विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होती है, क्योंकि निचली कक्षाओं के बच्चों में याद रखने, सीखने और समस्याओं को हल करने की बौद्धिक क्षमता अत्यल्प होती है, मतलब बहुत कम होती है निचली कक्षाओं में।
इसलिए शिक्षण की खेल पद्धति की कक्षाओं के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि है, क्योंकि इनमें बच्चे सीखने और समायोजन में स्व अभिप्रेरित होते हैं। जीन पियाजे ने क्या कहा है कि बच्चे की विकसित होती हुई मानसिक क्षमता में खेल एक बड़ी भूमिका निभाता है। किसने कहा था? जीन पियाजे। तो यहाँ आप इसको देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। एक बच्चा, अगला हमारा, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई परिस्थिति की प्रति अनुक्रिया करता है या किससे संबंधित है। मतलब एक बच्चा जो अतीत की समान परिस्थितियों में कुछ अनुक्रियाएं के आधार पर वो नई स्थिति में प्रतिक्रिया करता है, प्रति अनुक्रिया करता है, मतलब कि जो उसने पहले सीखा है उसके प्रति वो नई स्थिति में अनुक्रिया करता है। तो ये किससे संबंधित है? ऑप्शन है सीखने का सादृश्यता नियम, सीखने का प्रभाव नियम, सीखने की प्रक्रिया का अभिव्यक्ति नियम, सीखने के तत्परता का नियम। तो इसका ऑप्शन बी सही है, सीखने का प्रभाव नियम। क्योंकि उसने क्या किया कि एक बच्चा जो है अतीत की समान परिस्थितियों में जो सीखा था उसी के आधार पर उसने नई परिस्थिति के प्रति अनुक्रिया किया। तो क्या हुआ, जो उसने पहले परिस्थिति में सीखा था उसका प्रभाव नई परिस्थिति में हुआ, मतलब उसके प्रति अनुक्रिया किया। तो यहाँ पर क्या हुआ, प्रभाव का नियम यहाँ पर सही सटीक आंसर होगा। देखते हैं, सीखने के प्रभाव नियम के संबद्ध होने के फलस्वरूप एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। अगला है हमारा डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। तो ये अधिगम अक्षमता से हम लेक्चर ले चुके हैं, हमने बताया था वहाँ पे डिसलेक्सिया क्या होता है। ऑप्शन ए मानसिक विकार होता है, गणितीय विकार होता है, पठन विकार होता है, व्यवहार संबंधी विकार होता है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, ये पठन विकार से संबंधित है डिसलेक्सिया। एलेक्सिया और डिसलेक्सिया दोनों जो है पठन विकार से संबंधित हैं। पठन विकार मतलब पढ़ने की अक्षमता से संबंधित है। क्वेश्चन 5वां है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनकी शिक्षा किस प्रकार उपलब्ध करानी चाहिए। अन्य सामान्य बच्चों के साथ विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। तो ये समावेशी शिक्षा का क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं 2 से 3 क्वेश्चन। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए कि विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं उनको सामान्य बच्चों के साथ बिठाकर एक समान शिक्षा देने का क्षमता का हो, उसे सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा देना क्या कहलाता है? समावेशी शिक्षा कहलाता है। तो इसका सही और सटीक आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए अन्य सामान्य बच्चों के साथ। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा नेशनल फ्रेमवर्क 2005 के अंतर्गत स्कूलों में समावेशी शिक्षा की संतुति की गई है। तो ये चीज़ आप याद रखिए, कब की गई थी समावेशी शिक्षा की संतुति? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत, जिसमें सभी प्रकार के बच्चों, चाहे वो सामान्य हो चाहे विशेष प्रकार के बच्चे हों, को एक ही स्थान पर अन्य सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। यहाँ आप नोट कर सकते हैं ये। अगला है, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डैश के प्रति सचेत होना चाहिए। अगर आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाना है तो किसके प्रति हमें सचेत रहना चाहिए? अलग अलग विद्यार्थियों की तुलना करना, विद्यार्थियों में बुद्धिमान और औसत विद्यार्थी की उपाधि देना, शैक्षिक और सशैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना, प्रतिपुष्टि फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना। इसका सही और सटीक आंसर है ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को बुद्धिमान और औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना। तो अगर
शिक्षक विद्यार्थियों को उपाधि देंगे कि ये बुद्धिमान है, ये औसत शिक्षार्थी है, ये मंद बुद्धि वाला है, तो इससे क्या होगा, बच्चों में भेदभाव उत्पन्न होगा, उनमें हीन भावना जो है आ जाएगी। तो इसकी वजह से जो है आकलन हमें जब करना होता है बच्चों का, तो उसको कभी भी इस प्रकार आकलन नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब इसके प्रति सचेत रहना चाहिए शिक्षकों को। आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए किसके प्रति सचेत रहना चाहिए, बुद्धिमान और औसत शिक्षार्थी की उपाधि जब वो देना होता है तो उन्हें सतर्क रहना चाहिए, ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। आकलन को उपयोगी और रोचक बनाने के लिए विद्यार्थियों को बुद्धिमान और औसत शिक्षार्थी की उपाधि देने के प्रति सचेत होना चाहिए, क्योंकि इससे छात्रों में भेदभाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिसका कुप्रभाव कक्षा के अन्य छात्रों पर पड़ सकता है। तो इसके प्रति हमें सचेत रहना चाहिए। प्रतिभाशाली होने के संकेत नहीं हैं, सृजनात्मक विचार हैं, दूसरों के साथ झगड़ना, तो यही नेगेटिव है। तो यही ऑप्शन सही है कि प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। ऑप्शन भी यहाँ सीधे सीधे मिल जा रहा है हमारा। तो प्रतिभाशाली बच्चों में अभिव्यक्ति, तो प्रतिभाशाली बच्चों के अंतर्गत सृजनात्मक विचार होते हैं, अभिव्यक्ति की नवीनता होती है, जिज्ञासा होती है, लेकिन वो दूसरे से झगड़ते नहीं है। तो यही हमारा ऑप्शन सही है। दूसरों को बच्चों के साथ झगड़ना प्रतिभाशाली होने के संकेत नहीं है। मनोवैज्ञानिक टर्मन ने 140 और इससे ऊपर बुद्धि लब्धि वाले बालक को क्या कहा है, प्रतिभाशाली बालक माना। तो ने 140 से ऊपर की बुद्धि लब्धि वाले बालक को, छात्र को क्या माना है, प्रतिभाशाली। सृजनात्मक विचार, अभिव्यक्ति की नवीनता, जिज्ञासु प्रति होना, ये सब प्रतिभाशाली बालक के लक्षण होते हैं। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। ये किसने कहा था, ये हमारे जीन पियाजे ने कहा था। किसने कहा था, जीन पियाजे ने। तो ये याद रखिए कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, दुनिया से सीखते हैं, उनसे सीखते हैं, कुछ ग्रहण करते हैं, उसके बाद अपने विचारों का सृजन करते हैं। ये किसने कहा, पियाजे ने। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ सृजन करते हैं। ये कथन बाल मनोविज्ञान वैज्ञानिक कौन थे, जीन पियाजे, स्विट्जरलैंड के हैं ये। जीन पियाजे ने बुद्धि के क्रमिक विकास में 4 चरणों अवस्थाओं को वर्गीकृत किया है। जीन पियाजे के जो अधिगम सिद्धांत है हम लेक्चर ले चुके हैं। पहला उन्होंने क्या बताया था, इंद्रिय जनित गामक अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त, फिर तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये होता है 0 से 2, ये होता है 2 से 7, ये 7 से 11, ये होता है 7 से 15 या 16। अगला है कृतिका अक्सर घर से ज़्यादा बात नहीं करती। घर में ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि विद्यालय में हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं विद्यालय हर समय बच्चे को खूब बात करने के लिए अवसर, ये बिल्कुल गलत है। शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें, ये भी गलत है। कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है, ये भी गलत है। तो हमारा डी ऑप्शन सही होता है, क्योंकि जब बच्चों के विचारों को, उनके समझ को अगर विद्यालय में मान्यता मिलेगी, मतलब जो शिक्षक हैं उनके विचारों को मानेंगे, उन्हें अवसर देंगे उनके विचारों को व्यक्त करने के लिए, तो इससे क्या होगा, बच्चे जो है विद्यालय में अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास उनका होता रहेगा विद्यालय में, और वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने विचारों को व्यक्त करेंगे। तो इनके विचारों को हमेशा अवसर प्रदान करना चाहिए बोलने के लिए विद्यालय में। तो इसका सटीक आंसर ऑप्शन डी होगा।
कृतिका अक्सर घर पर कम बात तथा विद्यालय में अधिक बात करती है। तो इसका सर्वप्रमुख कारण क्या हो सकता है कि उसके बातों व विचारों को घर में कम और विद्यालय में अधिक मान्यता मिलती है, इसलिए वह अपने को विद्यालय में अधिक सहज पाती है, जिसके कारण विद्यालय में अधिक बात करती है और घर में कम। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? शिक्षा समाजशास्त्र, सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, शिक्षा मनोविज्ञान। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। तो ये किस उद्देश्य के साथ संबंध है? ये शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा जिसमें शिक्षक क्या करता है? शिक्षार्थियों को शैक्षिक परिस्थितियों और वातावरण से संबंध करके उसकी क्षमताओं को समझने का प्रयास करता है। तो इसलिए ये शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित है। मनोवैज्ञानिक स्किनर ने शिक्षा मनोविज्ञान को उन सभी ज्ञान प्रविधियों से संबंधित माना है जो सीखने की प्रक्रिया को अच्छी प्रकार से समझकर निपुणता प्रवीणता को निर्धारित कर ले। इसलिए यदि कोई शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करता है तो उसे शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित माना जाता है। अगला है सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा। शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना करती है, पिछले सीखे हुए को नए एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। तो यहाँ अगर देखा जाए, जब किसी को किसी चीज़ को सीखने के लिए मोटिवेट किया जाता है तो क्या होता है? वो उस चीज़ को सीखने के लिए उसमें रुचि पैदा होने लगती है। तो अभिप्रेरणा क्या काम करती है? शिक्षार्थियों को सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। मेन काम अभिप्रेरणा का यही होता है कि बच्चों को अभिप्रेरित करना, मोटिवेट करना किसी चीज़ को सीखने के लिए, ताकि उनमें रुचि उत्पन्न हो सके। तो इसका सही और सटीक आंसर है ऑप्शन डी, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करना। सीखना या अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अनुभव व प्रशिक्षण के माध्यम से अधिगमकर्ता के व्यवहार में परिवर्तन किए जाते हैं, जबकि अभिप्रेरणा किसी बुनियादी अभिप्रेरक से संचालित व्यवहारजन्य स्थिति में होता है, जिसके वशीभूत होकर व्यक्ति किसी समय विशेष पर अपने किसी मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति हेतु किसी विशेष प्रकार की लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करने के लिए मजबूर रहता है। इसीलिए सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा शिक्षार्थियों के सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। सीखना समृद्ध हो सकता है यदि वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए, जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाएं। बी है कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण प्रयोग करें। कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल गलत है, सी भी बिल्कुल गलत है और डी भी बिल्कुल गलत है। ऑप्शन ए हमारा सही और सटीक है। सीखना समृद्ध तभी होगा जब बच्चे को वास्तविक दुनिया का उदाहरण देकर उसे समझाएंगे, ज्ञान देंगे, उससे अवगत कराएंगे, तभी वो एक दूसरे से अंतःक्रिया करेंगे और शिक्षक उस प्रक्रिया को अगर सुगम बनाते हैं तो बच्चों द्वारा सीखना क्या हो जाता है? समृद्ध हो जाता है। तो इसका सही सटीक आंसर ऑप्शन ए होगा। सीखना समृद्ध हो सकता है यदि शिक्षक वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को कक्षा में चर्चा करें, जिससे विद्यार्थी उस विषय में एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए, क्योंकि शिक्षक के पास अनुभव व बाह्य जगत का ज्ञान अधिक होता है। इसलिए यदि शिक्षक वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को कक्षा में
शिक्षार्थियों के मध्य चर्चा करेगा तो शिक्षार्थियों को उसे ग्रहण करने में अत्यधिक सहजता होगी। जैसे किसी बारिश वाले दिन कक्षा में मानसून, आकाशीय बिजली, बादलों के प्रकार व वर्षा के प्रकार व कारणों की चर्चा करेंगे तो इनमें क्या होगा, सीखना समृद्ध हो जाएगा। सीखना आदतों, ज्ञान, आवृत्तियों का अर्जन है। किसने कहा था ये? क्रो एंड क्रो ने। सीखना आदतों, ज्ञान और आवृत्तियों का अर्जन है। किसने कहा था? क्रो एंड क्रो ने। निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए, यहाँ पर नहीं है, ध्यान दीजिएगा। शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है। जहाँ भी कंडीशन आ जाए ही, शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है, तो वो वहाँ पर गलत हो जाएगा। कभी बच्चों को कंडीशन के साथ शिक्षा नहीं दिया जा सकता है। उसे खुले वातावरण में शिक्षा देना चाहिए, बांध कर शिक्षा नहीं दी जा सकती। तो यहाँ से ऑप्शन ए सीधे सही हो जा रहा है, यही गलत ऑप्शन है। सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं है ये। सीखना एक व्यापक प्रक्रिया सही है। सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है, ये भी सही है। अनअधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है। अनअधिगम का मतलब होता है जो बच्चे गलतियां करते हैं, वो भी सीखने की एक प्रक्रिया है। जिससे वो आगे चल के वो लेते हैं। अभ्यास और प्रशिक्षण के फलस्वरूप नवीन तरीके से व्यवहार करने या व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया को सीखना कहते हैं। परंतु सीखने की प्रक्रिया में शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान नहीं है जहां अधिगम प्राप्त होता है। तो यही ऑप्शन हमारा ए सही हो जाता है। परिपक्वन, मैचुरेशन, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अनुभव इत्यादि के माध्यम से व्यक्ति जीवन पर्यंत कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। अगला हमारा है 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी। कैसे विद्यार्थी? दृष्टिबाधित विद्यार्थी। तो दृष्टिबाधित विद्यार्थी को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। उनके माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। ये 7 कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। उनके साथ कक्षा में विशेष व्यवहार करना चाहिए। तो इसका सही और सटीक आंसर ऑप्शन सी, क्योंकि जो दृष्टिबाधित विद्यार्थी हैं वो अक्षमता वाले बालक के अंतर्गत आते हैं। तो समावेशी शिक्षा में आपने पढ़ा होगा कि कोई भी विद्यार्थी हो, किसी भी अक्षमता का विद्यार्थी हो, उसे कक्षा में सामान्य रूप से शिक्षा देना चाहिए। उन्हें समान रूप से व्यवहार उनका करना चाहिए। उन्हें उनमें जो है भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो इस तरह ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ कक्षा में समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और सर्व सीडी जैसे सहायक शैक्षणिक उपकरणों के माध्यम से। सर्व सीडी का मतलब होता है कि ऐसी सीडी जो वो सुन सके, उसको चलाने के बाद जो है विद्यार्थी उसको सुन सकता है। उसमें भी शिक्षा ही से संबंधित सीडी होते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उसके साथ सभी सामान्य व्यवहार करें। इस विषय पर व्यापक रूप से दिशा निर्देश राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 में सुझाए गए हैं। अगला है प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माननी चाहिए? पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता, शिक्षा पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, अति मानक भाषा में पढ़ाने की दक्षता। इसका सही ऑप्शन होगा धैर्य और दृढ़ता, क्योंकि प्राथमिक स्तर के बच्चों को पढ़ाने में सबसे पहला चीज़ यही आता है कि शिक्षक को जो है धैर्य और दृढ़ता बनाना पड़ता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि उसमें कई तरह के बच्चे होते हैं, उनका व्यवहार अलग अलग होता है, वो अलग अलग संस्कृति से आते हैं। तो इसलिए सबसे पहला चीज़ होता है शिक्षक में धैर्य और दृढ़ता बनाए रखना।
बी। क्या है ऑप्शन बी, धैर्य और दृढ़ता। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता धैर्य और दृढ़ता होती है, क्योंकि कक्षा शिक्षक ही मुख्यतः कक्षा के मनोवैज्ञानिक वातावरण के लिए पूर्णतः उत्तरदायी होता है। चूँकि प्राथमिक स्तर के बच्चों को शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता की विशेष समझ नहीं होती है, इसलिए उन्हें खेल शिक्षण विधियों से विषयों का ज्ञान कराया जाता है, जैसे किंडरगार्टन या मॉन्टेसरी किंडरगार्टन या मॉन्टेसरी विधि। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम भी इसलिए मातृभाषा में रखा जाता है। कक्षा शिक्षण की सफलता शिक्षक और छात्रों के बीच संतुलित और सुसंगत संवाद में ही निहित होती है। अगला है वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। संवेदी प्रेरक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। क्या है ऑप्शन? तो यहाँ पर जो है हमारा सटीक आंसर होगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये होता है 7 से 11 वर्ष। तो इसी समय जो है बच्चा जब घटनाओं को देखता है तो उसके विषय में तार्किक रूप से चिंतन प्रारंभ कर देता है। मतलब उस घटना को देखकर वो उसको दूसरों के सामने अच्छे तरीके से अभिव्यक्त कर सकता है, उस घटना के बारे में बता सकता है। तो ये किस अवस्था में होता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष में। बच्चे से प्रौढ़ होने तक के विकास और संवर्धन के समय में बालक के चिंतन व ज्ञान के विकास की संकल्पना को जीन पियाजे ने व्यवस्थित रूप से 4 चरणों में वर्गीकृत किया है। जब बच्चा आयु सोपान के तीसरे चरण 7 से 11 वर्ष के मध्य मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में पहुंचता है, तब बच्चा तार्किक रूप से विषयों, वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है। वह वस्तुओं के बीच समानता, संबंध, असमानता, दूरी और विसंगतता को भी समझने लगता है। इस चरण में उनका चिंतन अधिक क्रमबद्ध और तर्कसंगत होना प्रारंभ कर देता है। अगला है एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ विद्यार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं। कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक का यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है? अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चे का अनुभाग बदल दें। अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। अभिभावक को उस विद्यालय से अपने बच्चों को निकाल देना चाहिए। तो समझ में आ गया होगा कि यही ऑप्शन सी जो है सबसे सही आंसर है कि अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए, ना कि शिकायत करना चाहिए या बच्चों को अलग रखना चाहिए और उनको विद्यालय से निकाल देना चाहिए। तो यही सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। कोई शिक्षक यदि स्वलोकतांत्रिक स्वभाव के कारण पूरी कक्षा को कहीं भी बैठने की अनुमति देता है, जिसके कारण कुछ छात्र एक साथ बैठकर चर्चा करते हैं, कुछ छात्र सामूहिक रूप से पठन पाठन करते हैं और कुछ चुपचाप अपने आप पढ़ते हैं। इस स्थिति में छात्रों के बैठने पर किसी अभिभावक को आपत्ति होती है या उन्हें उचित प्रतीत नहीं होता, तो सर्वप्रथम अभिभावक को शिक्षक से बात करनी चाहिए। शिक्षक पर विश्वास के साथ साथ शिक्षक की शिक्षण विधि पर भरोसा रखना चाहिए। अगला है सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? गेस्टाल्टवादी, सिद्धांतवादी, जीन पियाजे, पावलोव, वाइगोत्स्की। तो ये कोहलर का है। उन्होंने पर
तो ऑप्शन ए हमारा सही है, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। तो कोहलर क्या थे? गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी थे। तो उन्होंने सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को गेस्टाल्टवादी सिद्धांतवादी वैज्ञानिकों ने बढ़ावा दिया था। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रवर्तक कोहलर थे। गेस्टाल्टवादी वैज्ञानिकों में परिस्थिति के सही प्रत्यक्षीकरण को अंतर्दृष्टि कहा है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। तो 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसने कराई थी? बिना ऑप्शन पढ़े ही आप बता सकते हैं कि पियाजे ने ये 4 अवस्थाओं को बांटा था बौद्धिक विकास को। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। बाल मनोविज्ञान जीन पियाजे ने बच्चों के बौद्धिक विकास या संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं को बांटा था। संवेदनात्मक या गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये 4 अवस्थाओं में उन्होंने बांटा था। निम्न में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? किशोरावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, बाल्यावस्था में। तो इसका सही ऑप्शन किशोरावस्था में। किशोरावस्था में ही बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। किशोरावस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। किशोरावस्था के दौरान शरीर के साथ साथ संवेगात्मक, सामाजिक और संज्ञानात्मक क्रियात्मकता में भी तेजी से परिवर्तन लक्षित होते हैं। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ इत्यादि जैसी प्रबल भावनाएं बालक के विकास की किशोरावस्था की सूचक होती हैं। तो ये होता है किशोरावस्था में ऐसा। अगला है, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को डैश की भूमिका निभानी चाहिए? नकारात्मक, सहानुभूति, अग्रोन्मुखी, तटस्थ। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, अग्रोन्मुखी। मतलब बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में हमेशा माता पिता को आगे रहना चाहिए, उन्हें बढ़ावा देना चाहिए। बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को अग्रोन्मुखी भूमिका निभानी चाहिए, क्योंकि सामाजिकरण का प्रारंभ जो है परिवार से होता है। परिवार में माता पिता का आचरण, संस्कृति, सदस्यों का आचरण, शिक्षा स्तर, आर्थिक स्तर, पारिवारिक संरक्षण, सहयोग, पालन पोषण इत्यादि बालक के सामाजिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। बालक अपने माता पिता तथा परिवार के अन्य सदस्यों के आचरण तथा व्यवहार करने का प्रयास करता है। तो मुख्य भूमिका क्या होती है? अग्रोन्मुखी भूमिका। हर स्थिति में बच्चों की मदद करनी चाहिए माता पिता को और उनके परिवारों को। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? अंतःसंबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो विकास के सिद्धांतों में हमने बताया था कि निरंतरता का सिद्धांत क्या होता है? कभी भी विकास जो है समाप्त नहीं होती है, मतलब विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया होती है। तो ये निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। विकास कभी ना समाप्त होने की प्रक्रिया, यह विचार निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। इसके अनुसार विकास की प्रक्रिया एक शाश्वत प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। यद्यपि विकास की गति सदैव समान नहीं रहती, कभी तीव्र हो जाती है तो कभी मंद होती है, परंतु अपनी चरम सीमा पर पहुंचने से पूर्व कभी रुकती नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप व्यक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता है। तो विकास क्या है? निरंतर चलती रहती है। विकास कभी रुकती नहीं है। अगला है, वह जहाँ बच्चे संज्ञानात्मक विकास का सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। तो किस स्थान पर बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को अच्छे तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? खेल के मैदान, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, सभागार, घर। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि विद्यालय में ही उसकी क्षमताओं का पता चलता है, उसकी बौद्धिक क्षमताओं का, मतलब संज्ञानात्मक विकास। तो विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण सबसे उपयुक्त स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, क्योंकि विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण ही ऐसा स्थान है जहां शिक्षार्थी की ज्ञान संबंधी आवश्यकताओं,
उसकी शैक्षणिक समस्याओं का निदान प्रदान किया जा सकता है। अगला है, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? तो यहाँ पर नहीं पूछा है, इसको ध्यान दीजिए। कौन सा बुद्धिमान बच्चों का लक्षण नहीं है? वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखते हैं, वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखते हैं, वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है, वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित करता है। तो इसमें निगेटिव आंसर यही है हमारा कि वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता है, तो इसमें रटने की क्षमता है, तो ये बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। बुद्धिमान बच्चा कभी रटता नहीं है, उसे समझता है, उसमें संप्रेरण करने की मतलब अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की क्षमता उसमें अधिक होती है। वो अमूर्त विचारों को प्रकट कर सकता है और नए परिवेश में स्वयं को समायोजित भी कर सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। बुद्धिमान बच्चे का यह लक्षण नहीं है कि वह निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, बल्कि बुद्धिमान बच्चा वह है जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता हो, अमूर्त विचारों पर भी सोचता हो, नए परिवेश में स्वयं को समायोजित करने की क्षमता रखता हो, वो होते हैं बुद्धिमान बच्चे। डैश को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम खामोशी। तो एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक यही है, शिक्षार्थी द्वारा प्रश्न पूछना। जब बच्चे कक्षा में अभिप्रेरित होंगे तो वो जरूर प्रश्न करेंगे। तो यही सटीक आंसर होगा ऑप्शन सी। तो हमेशा कक्षा में बच्चों को जो है अभिप्रेरित करते रहना चाहिए। अगर आप अच्छे ढंग से शिक्षण करते हैं कक्षा में, तो बच्चे भी अभिप्रेरित होते हैं पढ़ने के लिए, और उन्हें जहाँ समझ में नहीं आता तो वो क्या करते हैं, वो प्रश्न भी पूछते हैं। तो अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक यही है, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। अगर बच्चों को बिल्कुल समझ में नहीं आएगा और कक्षा नीरस होगी तो वहाँ क्या होगा, बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेंगे, ना वो प्रश्न पूछेंगे, वो केवल खामोश बैठे रहेंगे। विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है, क्योंकि अभिप्रेरक किसी भी व्यक्ति को व्यवहार करने के लिए प्रदान करता है। अभिप्रेरणा वह आंतरिक शक्ति है जो उनके उद्दीपन का परिणाम होता है, जिसके माध्यम से बालक निश्चित व्यवहार की दिशा में सक्रिय तथा नियंत्रित होता है। निम्न में से कौन से बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है? सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है। ऑप्शन ए, सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता, संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, सानिध्य या संगति की आवश्यकता। नेगेटिव आंसर क्या होगा? यही है ऑप्शन सी, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलने का बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ये क्रियाएं मनोवैज्ञानिक संवेगताएं या अधिगम की न होकर जैविक या शारीरिक अभिक्रियाएं हैं जो स्वतः संचालित होती हैं। स्किनर के शब्दों में शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना एक शारीरिक आवश्यकता है। मन का मानचित्रण संबंधित है बोध, समझ बढ़ाने की तकनीक से, साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, मन का चित्र बनाने से, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान
रिसर्च से। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। मन का मानचित्रण किससे संबंधित है? मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। मन का मानचित्रण का तात्पर्य मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, अर्थात किसी कार्य को करने से पूर्व उस कार्य की पूरी रूपरेखा मन में बना लेना चाहिए, जिससे कार्य के दौरान गलतियों की गुंजाइश ना हो और कार्य पूर्ण रूप से संपन्न हो। तो ये होता है मन का मानचित्रण का मतलब। विशेष रूप विशेष रूप से संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। महंगे और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना ये बिल्कुल गलत है। सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना ये भी गलत है। कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना ये भी गलत है। सटीक आंसर होगा हमारा अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। तो प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है कि बच्चे का जो IQ लेवल है उसके हिसाब से हमें शिक्षण पद्धति को अपनाना चाहिए या उनके अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सटीक आंसर होगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 यह सुझाती है कि प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सर्वाधिक बेहतर तरीका है कि अगर किसी बालक या विद्यार्थी को अगर कुछ अधिगम प्रदान करता है तो उसके लिए एक शिक्षण पद्धति के बजाय उसकी मानसिक योग्यता, बुद्धिलब्धि व क्षमता के अनुसार उसे विभिन्न शिक्षण पद्धतियों के माध्यम से संबोधित करना चाहिए, जिससे प्राथमिक स्तर के छात्र को पूर्ण रूप से समझ आ जाए। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। ऑप्शन ए है मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11। तो ये बिल्कुल गलत होगा क्योंकि यहाँ मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है तो ये केवल मूर्त घटनाओं के बारे में वो चिंतन करते हैं इस अवस्था में। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष या इससे ऊपर जो होते हैं। औपचारिक संक्रियात्मक को अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं और यही आंसर इसका सही भी है, ऑप्शन बी। अगला है संवेदी प्रेरक, ये जन्म से 2 माना जाता है और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष माना जाता है। तो इसका सही और सटीक आंसर है ऑप्शन बी। इसी समय औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसी समय बालक जो होता है वो अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन प्रारंभ कर देता है। क्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष या इससे ऊपर का बालक तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। औपचारिक संक्रिया की अवस्था संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था है, जिसमें बालक उद्दीपकों की अनुपस्थिति में भी उसकी विशेषताओं उपयोगिताओं के बारे में विचार चिंतन कर सकता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बालक के विचार परिपक्व होना भी प्रारंभ हो जाते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? तो कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना, विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्ध के लक्ष्यों पर बल देना, परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना, ये बिल्कुल गलत है। विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, ये भी गलत है।
ऑप्शन बी है प्रत्येक विद्यार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण, उसके अंदर जो भी प्रतिभा है उसको पोषित करना चाहिए और प्रश्न करना या प्रश्न पूछने का अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। तो यहाँ पर सटीक आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। बच्चों में या शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण किस प्रकार कर सकते हैं, उनकी जो उसके अंदर जो प्रतिभा है उनको पोषित करना, किसके द्वारा, शिक्षकों के द्वारा, और उन्हें जो है प्रश्न पूछने का अवसर भी प्रदान करना, जिससे उनमें सृजनात्मकता का विकास अच्छे तरीके से हो सके। प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने, प्रश्न करने के अवसरों की उपलब्धता इत्यादि करने से शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण होता है। इसके अतिरिक्त कक्षा में लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण शिक्षक छात्रों को कहीं बैठने व पाठन करने की अनुमति प्रदान करता है, तब भी होता है। तो इतने हमारे थे 2011 सीटेट में पूछे गए क्वेश्चंस। तो वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।